आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो महाराष्ट्र के इलेक्शन हो गए हैं, मैं इस पे एक प्रॉपर बढ़िया सा एनालिसिस लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि आखिरकार बीजेपी जीती क्यों। बीजेपी जीत गई मुझे लगता है, और जब मैंने देखा था सीट अनाउंस हुई थी महाराष्ट्र इलेक्शन पे, आपको पता है मैं सारे इलेक्शन एनालिसिस पॉलिटिक्स मेरा बहुत ही एक कहता है कि वन ऑफ द फेवरेट ब्रांच है, काफ़ी स्टडी करता रहता हूं मैं। तो जब सीट अनाउंस हुई थी तो मुझे लगा कि बीजेपी कम सीटों पे जा रही है, इनको ज़्यादा सीटों पे जाना चाहिए। और कांग्रेस का मुझे लगा कि वो ज़्यादा पे जा रही है, वो कम पे जाए। लेकिन दोस्तों इसका कोई फायदा हुआ नहीं है। फायदा महायुति को तो बहुत हो गया, और महाविकास को देखिए, मैंने ऐसे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी तरीके से ये हारेंगे। मैंने ये सोचा था कि पलड़ा इसमें डेफिनेटली महायुति का भारी रहेगा, थोड़ा बहुत, और अल्टीमेटली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने तगड़ा कंपटीशन दिया इस बार, ठीक है। और इस बार जो मुद्दे थे वो बहुत ही अलग थे, और सबसे बड़ी बात थी एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन उस कब के बावजूद बीजेपी और जो यहां पे महायुति है वो जीत गए। अब आपको बता दूं कि ऐसे हरियाणा में हुआ, हरियाणा में तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो हमने देखा। मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है कह रहे थे इंडिया शाइनिंग, जब बहुत कुछ 2004 में जब इलेक्शन हुए तो सबको लगा था कि बीजेपी आएगी, लेकिन बीजेपी नहीं आई, हार गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई। तो यहाँ पे जो ब्रिजेश मिश्रा है उनके पास गए, उन्होंने बोला कि ये क्या हो गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी चित परिचित अंदाज में हंस के बोलते हैं कि उनको भी नहीं पता ये कैसे हो गया और ये क्या हो गया। तो एक तरीके से पॉलिटिक्स और इलेक्शंस ऐसे ही होते हैं, यू नेवर नो क्या हो जाए। वैसे आपको बताऊं कि पलड़ा भले ही महायुति अलायंस का भारी था, लेकिन आप बोलेंगे सर महाविकास आघाड़ी नहीं, मेरी एनालिसिस ये थी कि महायुति एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन इसमें बाजी मारेगी महायुति अलायंस। उसका मैं रीजन अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगा कि बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन यहां तो एक तरफा कॉन्टेस्ट हुआ है। अब संजय राउत देखिए, अपने चित परिचित अंदाज में, आपको पता है संजय राउत तो वो कभी भी हार नहीं मानते, और कहते हैं ना कि वो मीडिया उनके घर में ज्यादा रहती, काफी ज्यादा, ठीक है। और वो तो मतलब ऐसा भी काफी उन्होंने आरोप लगाए कि ये इलेक्शन हम नहीं मानेंगे, रिजल्ट है ये। हालांकि देखिए, मैं ऐसा बोलता हूं, मतलब मेरी बातों को सुनता नहीं, बट मेरे हिसाब से कि इस तरीके का स्टैंड कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप हारे हैं तो आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि देखिए झारखंड में बीजेपी हार गई, तो क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं होता है। लेकिन देखिए, क्योंकि वो संजय राउत है, तो भाई वो ऐसे ही है ना, वो ऐसे ही है, एकदम बेबाक वॉरियर टाइप उनकी मेंटालिटी है। तो वो इसी तरीके से, तो हमको बहुत ज्यादा ऐसा चौंकना नहीं चाहिए कि अरे संजय राउत ने ऐसा कह दिया, वो ये कहेंगे ही कहेंगे। बट हम रिजल्ट पे चलते। लेकिन दोस्तों आज हमारी चाणक्य नीति पे, पॉलिटिक्स पे तो अर्थशास्त्र तो पूरे ही पॉलिटिक्स पे है, तो चाणक्य नीति पे हमारी क्लास आज शाम 5 बजे है। 300 रुपए का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ऐप को डाउनलोड करें। तो देखिए ये रिजल्ट है। अब आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र को सिर्फ मुंबई की नजर से देखते हैं, 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, लेकिन दोस्तों 6% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है देश की। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है। कहते हैं कि मुंबई शहर, स्पिरिट ऑफ मुंबई कह के बहुत सारी चीजें टाल भी दी जाती है, जो बहुत ही गलत है अपने आप में ही, है ना। ये तो वही बात हो गई कि बहुत तुमने कष्ट दिया, और अरे ये तो बहुत ताकतवर इंसान है, अपने आप झेल लेगा। अरे तो तुम किस लिए हो। एनीवे, तो यहां पे देखिए बहुत ही बड़ा है मराठवाड़ा रीजन, विदर्भा रीजन, जो हमेशा ही सूखा रहता है, बारिश नहीं होती है, वहां पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके स्टिल महाराष्ट्र ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट की है। अब 12.5 करोड़ की पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में। इलेक्शन महाराष्ट्र के सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक हिंदुत्व बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र का, याद रखिए। भगवान राम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नारा दिया गया कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, बट फिर भी नारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे। उसका असर रहा इस पॉलिटिक्स में, आप माने चाहे ना माने। लेकिन उससे बड़ी बात, क्या जनता खुश है? जनता को खुश करो। चाणक्य कहते थे राजा का हित प्रजा के हित में है। जिस लोकसभा इलेक्शन में 48 सीटें महाराष्ट्र की, सोचिए गुरु, 30 सीटें हारी थी बीजेपी ने, 17 जीती थी यहां पे कांग्रेस अलायंस ने, दुगनी सीटें जीत गए थे। विदर्भ मराठवाड़ा में सुपड़ा साफ कर दिया था, सारी उम्मीदें ध्वस्त। मैं वही बताता हूं, लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप नहीं कर सकते उन दोनों को कंपेयर। अभी इसी साल लोकसभा हुए थे ना, हुए अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन, और आप रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत बुरी तरीके से हराया है यहां पे महायुति अलायंस ने।
महाविकास अघाड़ी को बहुत बुरी तरीके से। समझ रहे हो क्यों हराया है? पहले तो रिजल्ट आप देखिए। बीजेपी, भाई देखिए, अगर आप महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जाओ तो पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है, उसके पिछले 10 सालों से कांग्रेस सत्ता में थी, है ना। 2003 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर अभी तक अब बीजेपी ही सत्ता में है। 2014 से लेकर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस वॉज दी सीएम। 2019 में असेंबली इलेक्शन हुए, सीटें कितनी, शायद 120 के करीब मिली थी यहां पे बीजेपी को, लीडिंग पार्टी थी, लेकिन स्टिल देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के साथ हाथ मिलाया। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही आइडियोलॉजिकली सेम पार्टी, लेकिन काफी तल्ख रिश्ते हो गए थे नरेंद्र मोदी के आने के बाद। तो अब क्या हुआ कि फिर भाई उद्धव ठाकरे जो है वो यहां पे सीएम बने। देन 3 साल बाद 2022 में आप कोई सोच भी नहीं सकता कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग हो गए एकनाथ शिंदे। वो अपने साथ अपने एमएलए को लेकर चले गए क्योंकि यहां पे सरकार गिरने का खतरा था। सरकार गिरी। देखिए क्या हुआ ना कि देखिए, जब देवेंद्र भाई किसी को 2019 में तो वो मिला नहीं, राइट, क्या कहते हैं, बहुमत। तो यहां पे कांग्रेस, आई एम रियली सॉरी, मैंने शिवसेना बीजेपी बोला, शिवसेना गई थी कांग्रेस और एनसीपी के साथ। तो उद्धव ठाकरे, किसी ने ही नहीं सोचा था, 3 साल बाद फिर से बीजेपी ने तोड़ दी पॉलिटिक्स। खेल खत्म। 2022 एकनाथ शिंदे सीएम बनोगे? बिल्कुल सर बनेंगे, आ जाओ। अपने एमएलए को साथ लेके आ गए। 2022 में एकनाथ शिंदे सीएम और कांग्रेस शिवसेना देखते रह गए, कुछ नहीं हुआ। एक और पार्टी टूटी, एनसीपी, है ना। एनसीपी पार्टी, शरद पवार अलग, भतीजे अजीत पवार अलग, अजीत पवार आ गए बीजेपी में। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, धनुष बाण जो उनका सिंबल है, भाई देखिए मैं क्या बता रहा हूं भाई, शिवसेना तो कम्युनल पॉलिटिक्स और बीजेपी भी उसी पे ही आई। तो इसीलिए, और महाराष्ट्र में आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में ये रहा है, भगवान राम का मुद्दा बहुत बड़ा, अयोध्या मंदिर उद्घाटन हो उसका, वो महाराष्ट्र में था एक बहुत बड़ा एक मुद्दा। तो अब यहां पे क्या हुआ कि धनुष बाण सिंबल है शिवसेना का, वो रहा किसके पास? एकनाथ शिंदे के पास। उद्धव ठाकरे ने अपनी अलग ही बना लिया कि मैं ठीक है तुमसे अलग हूं और बताऊंगा बेटा, इलेक्शन में आ जाओ, इलेक्शन में तुमको बताता हूं। इलेक्शन में बता दिया। क्या हुआ इलेक्शन में? बीजेपी ने 148 सीटों पे चुनाव लड़ा। मुझे लगता है कि बीजेपी को ज्यादा लड़ना चाहिए था, बट एनीवे 148 सीटों पे चुनाव लड़ा, 124 के करीब अभी जीती है। अभी तो इलेक्शन, अभी तो रुझान है। अब देखिए ये यही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। आप शाम तक देख लीजिएगा, साफ हो जाएगी चीजें, लेकिन यही जीत गई बीजेपी। शिवसेना जो है, एकनाथ शिंदे 80 सीटों पे चुनाव लड़ा, 55 जीती। अजीत पवार वाली एनसीपी बीजेपी के साथ थी, 83 सीटों पे 37 जीते, सॉरी 53 सीटों पे 37 जीते। तो यहां तो रिपोर्ट कार्ड बहुत ही बढ़िया है। बीजेपी ने तो कमाल ही कर दिया, शिवसेना ने कमाल कर दिया, एनसीपी ठीक है लेकिन इन्होंने भी कमाल कर दिया। तो टोटल 219 के करीब, अरे मेजोरिटी के लिए तो 145 ही चाहिए, 288 सीटें हैं असेंबली इलेक्शन में। आप समझ रहे हो। अब आ जाओ बेटा, कांग्रेस का क्या हाल है। अब महाविकास, अब इनको पूरा इस अलायंस को महायुति अलायंस बोला जा रहा है, और ये महाविकास अघाड़ी की आप हालात देख लो। कांग्रेस ने 101 सीटों पे चुनाव लड़ा, इनको खाली हो सिर्फ और सिर्फ 14 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है 94 सीटों पे चुनाव लड़ा, मात्र 19 सीटें पे सिमट गई है। शरद पवार की एनसीपी 88 सीटों पे चुनाव लड़ा, मात्र 13 इनको मिले, आंकड़ा बनता है 55। तो अब क्या करें ये तो बहुत ही बेआबरू होकर, लेकिन दिस इज इट इज व्हाट इट इज। मुझे लग रहा था कि ये कम से कम शायद 100, 150 या 130 ऐसा कंटेस्ट होगा, ठीक है ना, मतलब इक्वली कंटेस्ट होगा, लेकिन यहां एक लौता, मतलब एक तरफा हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए एक चीज समझिए, अगर आप पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखें, तो मैंने नोट्स बनाए हुए यहां पे 7 रीजंस लिखे हैं बेसिकली मैंने। तो महाराष्ट्र में पॉपुलेशन 12.5 करोड़, अब तो और हो गई होगी, अभी सेंसस होगा। उसमें सबसे ज्यादा कौन है? आप बोलेंगे सर मराठी। नो, 28% है। अगर हम यहां पे मराठा कम्युनिटी की बात करें, 39% है ओबीसी, 39%। दलित 12%, मुस्लिम 11%, आदिवासी भी ऐसे ही 10% के आसपास है जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, बुद्धिस्ट 6%, क्रिश्चियन 1% के आसपास है, ब्राह्मण जो है 4% है। ओबीसी सबसे बड़ा फैक्टर था, है ना। ये जो कम्युनिटी रही है ओबीसी, ढांगर कम्युनिटी, वंजरी कम्युनिटी, बहुत बड़ा फैक्टर, माली कम्युनिटी, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, और यहां पे टारगेट किया गया इन्हीं को। अब देखिए
बीजेपी ने किया, एंटी इनकम्बेंसी थी तो इसीलिए मुझे लग रहा था ये टिकेंगे नहीं, लेकिन इलेक्शन होने थे कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर और हरियाणा साथ में इलेक्शन होने थे, डिले कर दिया, मौका मिल गया। एक चीज आप समझिए, पब्लिक वोट देती है, अगर आप पब्लिक के दिल तक या घर तक पहुंच गए तो वोट आपको मिलेंगे, इसकी बहुत ज्यादा गारंटी होती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उनको बहुत इसका फायदा मिला। और राहुल गांधी एक और बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे आ रहे हैं, वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। बीजेपी का जो माइक्रो मैकेनिज्म है ना, वो बेजोड़ है। देखिए याद रखेगा, मैं किसी की साइड नहीं लेता मेरे भाई, पता नहीं लोग जो सुनना चाहते वो सुनना चाहते, कुछ लोग आके फालतू बोलेंगे, बकवास करेंगे। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, जो जीतता है वो सिकंदर है, तो मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूं। तो आगे जाके जो पॉलिटिक्स, जो भाई पार्टीज हैं, वो इस पे अमल कर सकती हैं अगर चाहें तो। माइक्रो मैकेनिज्म मतलब कहा जा रहा है इस बार इलेक्शन में महाराष्ट्र में जो है बेडरूम तक बीजेपी पहुंच गई थी, घर घर तक नेता गए, सबको अलर्ट किया, कार्यकर्ता ने कंधे पे हाथ रख के बोला हम तुम्हारा समाधान करेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है ना, ये जबरदस्त है बीजेपी का। माइक्रो लेवल पे जो मार्केटिंग होती है जबरदस्त, कोई जोड़ ही नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी। हर तीसरा आदमी बेरोजगार, अभी सर्वे हुआ था, वो बेरोजगारी से परेशान है। मुंबई में जब सर्वे किया था, यहां पे बोला एकनाथ शिंदे ने कि हम अगले साल 2.5 लाख जॉब देंगे। हमने 5 लाख बहुत सारी कंपनीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, बहुत सारी 75,000 के करीब सरकारी जॉब देंगे, ये बोला एकनाथ शिंदे ने। अब ये देखिए, हो ना हो इसका भी असर पड़ा। अर्बन बेस, अर्बन सपोर्टर जो है वो इस अलायंस के साथ ज्यादा रहे। लेकिन अगर देखिए पक्के खिलाड़ी आपको यहां पे मिलेंगे ज्यादा महाविकास आघाड़ी में। भाई उद्धव ठाकरे, मुझे पर्सनली लग रहा था कि उद्धव ठाकरे अगर 94 सीट पे सबसे बड़ी जो पार्टी बन के उभरेगी वोट परसेंटेज, और तो वो यही उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, क्योंकि भाई उनके साथ एक सिंपैथी वेव होनी चाहिए थी। वो 94 से तकरीबन 80-85 सीटें जीतते, मुझे पूरा सब खत्म, इट्स गॉन टोटल, ठीक है। और यहां पे अर्बन सपोर्टर रहा, अर्बन बेस पूरा इधर। फिर पैसा फैक्टर, पैसा वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। भाई जुलाई में स्कीम निकालते हैं, फार्मर डिस्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल लगभग 3,000 के करीब किसान सुसाइड करते ही है महाराष्ट्र में, कोई बड़ी बात नहीं। और ये बहुत ही, ये एक कहते हैं ना कि डूब मरने वाली बात है। सोयाबीन की खेती जो हुई वो कितनी बुरी हालत हुई। यहां पे किसानों ने बोला, विदर्भ मराठवाड़ा, कि भाई हमने सोयाबीन और कॉटन में हमने बहुत पैसे खोए, हमने जितने की फसल उगी उतने कम में बेची हमने। महाविकास आघाड़ी ने 7,000, जितने भी सोयाबीन फार्मर्स थे भाई, वो बहुत बड़ा मुद्दा था ये, 7,000 रुपए देंगे हम तुमको, वो भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे किसानों को 12,000 देने की बात कर दी, और अब बीजेपी सरकार में पैसे दे भी दिए। लड़की बहन योजना, उसमें भाई 1,500 रुपए देने की बात की, फिर 2100 2100 रुपए देंगे, वो मिले। यहां पे एक औरत बता रही कि भाई हमको तकरीबन 7-7,500 के करीब मिले, लेकिन जो बाकी है वो मेरा वही सोयाबीन की खेती उसमें चला गया। तो पैसे दिए और पैसे एक बार बैंक अकाउंट में आए, खेल खत्म है। जो 1 लाख बच्चों को, यहां पे स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए देने की यहां पे घोषणा कर दी, यहां पे इन्होंने कहा हम 12,000 रुपए देंगे, 12,000 रुपए देंगे। कर्ज माफ कब होगा? 2017 से अनाउंसमेंट था, अभी तक कर्ज माफ नहीं हुआ। ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं और बहुत ही बेकार चीजें हैं। आपको पता है, नेता ये जो पैसे दे रहे हैं, हमारे आपके पैसे, और जो 7 लाख करोड़ का महाराष्ट्र पे कर्ज है, आपको बता दे रहा हूं, कर्ज में डूबा हुआ है। और ये और कर्ज माफ करो, रेवड़ी बांटो, रेवड़ी बांट रही है दोनों पार्टी, क्योंकि उनको तो भाई सीट चाहिए। महाराष्ट्र मॉनसून में डूब जाता है, सड़कों की क्या हालत है आप देख ही सकते हो। स्पिरिट ऑफ मुंबई कह के बस वही चीज है कि बर्बाद कर दो पूरे मुंबई को, और स्पिरिट ऑफ मुंबई कह के टाल दो। ये कोई अच्छी बात है कि लोकल ट्रेन में इतनी सी भी जगह नहीं है, ये कोई अच्छी खुश होने की बात है। लेकिन यहां पे स्पिरिट ऑफ मुंबई है भाई। अरे स्पिरिट ऑफ भाई, उनसे पूछो बेचारे जो काम कर रहे हैं, जो रोज काम पे जा रहे हैं, और जो सुबह जाते हैं शाम को लौटते हैं, उनका 2 घंटा 3 घंटा इसे भी चला जाता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो है सो है, पैसे बांटे, वोट ले लिए लोगों को, भाई जो भी है, अब क्या बताएं, क्या ही बोले। ये काम किया ओबीसी पे। भाई मराठा रिजर्वेशन की बात हुई, मराठा रिजर्वेशन किसने दिया था? भाई बीजेपी सरकार तो लेके आई। और कौन लेके आया था?
हालांकि आवाज यहां पे उठाई महाविकास आघाड़ी ने कि हम मराठा रिजर्वेशन 50% कैप हटा देंगे। रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है, आप उसको छेड़ोगे कि बहुत ही डेंजरस टेरिटरी है। रिजर्वेशन मुद्दे को छूना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसको अगर छू लिया तुमने तो तुम इतना कास्ट एंगल भारत में चलता है ना, तुम किसी ना किसी कम्युनिटी को नाराज करोगे। अगर तुमने मराठाओं को रिजर्वेशन दिया तो यहां पे बाकी कम्युनिटीज नाराज हो जाएंगी, है ना। किसी को दिया तो कोई ये नाराज हो जाएगा। इसको छू यार क्यों छूना है इसे, लेकिन छुआ इसको, आग में जल गए। इन्होंने कहा कि 50% क्या हटा देंगे। अब यहां पे महायुति भाई महागाड़ी जो है वो लेके आई मराठा बिल, लेकिन फिर वो कोर्ट ने उसको क्रैश कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया कि भाई इंदिरा स्वामी के हिसाब से 50% से ऊपर थोड़ी ना जा सकता रिजर्वेशन। लेकिन यहां पे बोला कि ना ये कैप ही हटा देंगे हम लो हटा लो कैप। तो वही है। और कुछ मैं रीजंस आपको बता दे रहा हूं आखिर क्या कह रहे हैं मोटा मोटी तौर पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कम्युनल पॉलिटिक्स रही है। ये सब जो चीजें हुई है ना महाराष्ट्र इलेक्शन में बहुत ही बेकार। इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द स्टेट्स, इंस्टेड ऑफ कैंपेनिंग कि यस वी विल डेवलप यू, वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग दैट यू वांट, व्हाट दे आर डूइंग कि नहीं यही है, हम पैसे दे के खरीदेंगे। और ये दोनों सबने किया, ये 6 की 6 बड़ी पार्टीज ने सबने किया है ये। मैं यकीन से बता रहा हूं अगर आप डेवलपमेंट के मुद्दे पर काम करें और बढ़िया से कैंपेनिंग करें ना, सारे वोट आपको मिलेंगे, 288 की 288 सीटें। लेकिन टेम्परेरी फिक्स है ये, लॉन्ग टर्म में ये कितना ज्यादा फायदा देगा। ये तो वही है ना कि आप कोई इंसान बीमार है, आप उसको एंटीबायोटिक दिए जा रहे हो, चलो 2 दिन बुखार उतर गया, तीसरे दिन फिर आ जाएगा। और अब तो एएमआर आ गया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो बैक्टीरिया ससुर जो है वो रेजिस्ट कर लेते हैं कि हाँ दे दो, तुम देते रहो दवाई। ये हो रहा है लोगों के साथ, यहां पे पब्लिक के साथ, और एक बहुत बड़ा इशू है ये, है ना। समझना पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र इज नॉट ओनली मुंबई, सिर्फ मुंबई नहीं है। जिस विदर्भ मराठवाड़ा में वोट नहीं मिले थे इस बार लोकसभा में, वो जीत लिया बीजेपी ने, आप समझ रहे हो। तो महाविकास आघाड़ी कह रही है कि मराठा वोट्स पे उन्होंने बहुत ज्यादा दांव लगाया लेकिन हार गए, मराठा वोट्स मिले ही नहीं। उद्धव ठाकरे शरद पवार ने कहा कि ना मराठा वोट्स इस बार मिलेंगे, तो कांग्रेस की बात की कि कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेके आएंगे, ढांगर्स लिंगायत मुस्लिम। देखिए जो वोट परसेंटेज मराठा जो है वो महायुति को वोट करेंगे ज्यादा, कम कंपैरेटिवली महाविकास आघाड़ी के। ओबीसीज भी अगेन वो भी महायुति को वोट करेंगे। जो वोट बैंक है यहां पे महाविकास का वो है मुस्लिम्स, दलित्स, आदिवासीज, वो तगड़ा वोट बैंक है उनका। और मुस्लिम की भी वही बता रहे 12% अच्छी खासी सीटें हैं। 76 सीटों पे तो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था कांग्रेस और बीजेपी का, बीजेपी जीत गई। ये हिसाब किताब है, समझ रहे हैं। तो अब ठीक है, विदर्भ जो कॉटन बेल्ट है 36 सीटों पे वहां पे कॉन्टेस्ट था, उसमें भी बीजेपी ने बाजी मार ली। और विदर्भ एक बहुत ही क्रूशियल, क्योंकि देखिए सीधा सीधा वहां पे 62 सीटें आती हैं, राइट, 62 सीट्स आती है 288 से। तो विदर्भ रीजन पे जो है ना वो एक, जो विदर्भ जीता मतलब एक तरीके से वो लीड करेगा। और यहां पे महाविकास आघाड़ी ने बोला था कि भाई 7,000 रुपए हम देंगे आपको एमएसपी पे। ये तो भाई एमएसपी तो पहली बात सारे क्रॉप पे दे दो। किसानों को ना आप उनको क्या आप भिखारी समझ के रखे हो कि इतना पैसा ले लो उतना पैसा दे दो, आप क्या है ये भाई। सुसाइड तो रुक नहीं रहे, इसका मतलब जो भी आप इनिशिएटिव ले रहे हो इंस्टेड कि आप उसको उनको डेवलप करें, उनको बताएं कि आखिरकार एग्रीकल्चर भाई एक ऐसी चीज है जो आपको इतना अमीर बना देगी, इतना अरबपति बना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि दुनिया उस पर चल रही है, वो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो क्या करें भाई, इस बार जो सोयाबीन की खेती हुई और जो कॉटन का भी जो लॉस हुआ बहुत ज्यादा हुआ, ये हिसाब किताब है। और भाई देखो लड़की बहन ये जो फ्री की रेवड़ी कुछ भी हो, बट यही बात है ना कि उनकी पॉलिटिकल मशीन बीजेपी एक तगड़ा पॉलिटिकल माइंड है, उनको पता है कि हवा किस तरफ बह रही है। ठीक है, पहले 1500 बोला, फिर 1500 और कर दिया, 3000, फिर 2100 कर दिया, पेंशन भी बढ़ा दी बीजेपी ने, कहा पेंशन भी 1500 जो वृद्ध है उनको 1500 से 2100 देंगे। तो इन सबने जो है वो एक तगड़ा काम किया। और हरियाणा का जो मोमेंटम था वो भी एक बहुत ही बड़ा इशू रहा। तो बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। एक पूरा मैं सोच रहा हूं कि झारखंड इलेक्शन पे भी और महाराष्ट्र इलेक्शन पे भी, झारखंड में बीजेपी हार गई भाई, वहां पहला इश्यूज है भाई, जनता वोट करती है। चलो देखेंगे, बाकी एक बार रिजल्ट आने दीजिए, फिर और अच्छे से मैं एनालिसिस करूंगा। थैंक यू सो मच।